नमस्ते दीदी, आप इस बार किस प्रकार की ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रही हैं? नमस्ते रोहन। इस बार मैं आपको विभिन्न प्रकार की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जैसे बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराना, रेसिडेंट सर्टिफिकेट की जानकारी इत्यादि उनके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ये दिलचस्प लग रहा है। दीदी, कृपया मुझे बताइए कि मैं इन सुविधाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल रोहन, चलो विभिन्न प्रकार के ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से शुरुआत करते हैं, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का जारी होना शामिल है। नमस्ते गीता, मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके बारे में क्या आप मुझे विस्तार में बताएंगी? हाँ, बिल्कुल। कास्ट सर्टिफिकेट की सुविधा भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट जाति या उपजाति के भारतीय नागरिकों को विशेष योजनाएं और आरक्षण जैसे फायदों के लिए उपलब्ध कराती है। कास्ट सर्टिफिकेट पत्र के आवेदन के लिए आप इन चरणों का अनुसरण करें। पहले ई एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। फिर बिना कोई गलती किए सारी जरूरी डिस्क्रिप्शन भरें। उसके बाद अपने किसी भी नजदीकी नोटरी के पास जाके इसे नोटराइज्ड करवाएं। अप्लाई करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्या मुझे अप्लाई करने के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत है? हाँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। कोई भी एक पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, RSBY कार्ड, आधार कार्ड, सरकार या अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी कराया गया कोई पहचान पत्र, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, कोई भी एक पता प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, 7/12 और 8A की कॉपी या किराए की रसीद या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट, अपने किसी रिश्तेदार का कास्ट प्रूफ, आपके या फिर आपके पिताजी का प्राथमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की प्रति, आवेदक या उनके पिता या रिश्तेदारों में से किसी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड बुक जिसमें जाति, आवेदक के पिता या रिश्तेदारों की सामुदायिक श्रेणी की डिटेल हो, सोशल जस्टिस द्वारा जारी कराया गया एक जाति प्रमाण का दस्तावेज, जांच समिति द्वारा जारी किया गया पिता या रिश्तेदार का वैधता प्रमाण पत्र, राजस्व आलेख या ग्राम पंचायत के आलेख की प्रति, जाति की अधिसूचना के दिनांक से पहले का निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या हमें कुछ एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। निवास प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर क्या है? निवास प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन की विधि वैसी ही है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराने की है। इस मामले में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? जो डॉक्यूमेंट आपको निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ लगाने की जरूरत है वो ये हैं: वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र। ध्यान दें कि एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेशन और आधार कार्ड दोनों में एक ही होना चाहिए। निर्धारित परफॉर्मा पर सेल्फ डिक्लेरेशन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में किसी वयस्क की सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है।
एप्लीकेशन जमा कराने या उसकी वेरिफिकेशन के वक्त एप्लीकेंट की तस्वीर वेब कैमरे से ली जाएगी। एप्लीकेंट की तस्वीर आधार कार्ड की तस्वीर से मिलनी चाहिए। आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल प्रूफ कोई भी एक, जैसा पहले बताया गया है। जन्म तिथि का प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। 3 साल से लगातार दिल्ली में रहने का प्रूफ जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली का बिल, घर का टैक्स, पानी का बिल आदि। ध्यान दें, ये जान लेना जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स गेजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित हों। आपको उनके आई कार्ड की कॉपी और उनका फोन नंबर भी साथ लगाना चाहिए। क्या इस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फीस की जरूरत होगी? नहीं, ये सेवा बिल्कुल फ्री है। आखिरकार इस सर्टिफिकेट के इशू होने में कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट 14 दिनों के भीतर इशू हो जाता है। ओह, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी क्या कोई और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए? हाँ, है ना। हमें इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी जागरूक होना चाहिए, जो कि सभी शर्तों से फैमिली इनकम पर आधारित होता है। इसकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंट सर्टिफिकेट जैसी ही है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। पर फर्क बस इतना है कि ये सेवा चार्जेबल है। इनकम सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की फीस कितनी है? केवल 30 रुपए। वाह, ये तो सस्ता है। और ये इनकम सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल जाता है? ज्यादा नहीं, दी गई एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको 7 दिनों के भीतर मिल जाएगा। मैं वोटर आईडी के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकता हूँ? वोटर आईडी बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म 6 भरने की जरूरत है। आवेदन के एक्सेप्ट होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। क्या हम वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बस कुछ आसान से स्टेप्स को पूरा करना होगा। स्टेप 1, भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, अब नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक करें। स्टेप 4, डिटेल्स भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। स्टेप 5, फिर अंत में सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करके आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर एक पर्सनल वोटर्स आईडी लिंक आएगा। उसी लिंक से आप अपने वोटर आईडी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। आवेदन के बाद कितने दिनों में मुझे मेरा वोटर आईडी मिल जाएगा? आपको अपने आवेदन की तिथि से 1 महीने में अपना वोटर आईडी प्राप्त हो जाएगा। वोटर आईडी के आवेदन के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? इसके लिए आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी। मैंने डिजिटल लॉकर्स के बारे में भी सुना है। क्या आप हमें उसके लाभ के बारे में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। डिजिटल लॉकर सरकार द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक सुरक्षित जरिया है। ये आधार द्वारा प्रदान की गई प्रामाणिकता सेवाओं का उपयोग करता है। ये भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करता है और सरकारी संस्थानों में वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को साझा करना सक्षम बनाता है। ये नागरिकों के लिए एक समर्पित व्यक्तिगत ई-स्टोरेज जगह प्रदान करता है, जो उनकी आधार संख्या से जुड़ा हुआ होता है। ये सरकारी विभागों और संस्थानों में कागजी कार्रवाई के कारण होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को कम करता है। ये समय और मेहनत की बचत करता है, क्योंकि इससे डॉक्यूमेंट्स कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
डिजिटल लॉकर में साइन अप करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? आपको अपनी आधार संख्या और उससे जुड़ी हुई मोबाइल संख्या की जरूरत होगी। हम डिजिटल लॉकर कैसे बना सकते हैं? साइन अप के लिए डिजिटल लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। साइन अप बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अपने मोबाइल पे प्राप्त किया गया ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई बटन दबाएं। उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें और साइन अप बटन को क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन को दबाएं। ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई बटन को चुनें। उसके बाद अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन डालने के लिए डैशबोर्ड को देखें। आप किसी भी ईमेल आईडी पर अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। आप अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स पर ई-साइन भी कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स पर ऑफिशियल डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंकिंग भी एक जरूरी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। ये सर्विस कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध कराती है, जिससे लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। आजकल बैंक की सर्विसेज एडवांस होती जा रही हैं, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और मदद भी करती हैं। आपको बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, पहले आपको तय करना होगा कि आप किस प्रकार का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट। स्टेप 2, फिर अपने पसंद की किसी भी बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से मिलें। स्टेप 3, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ओपनिंग फॉर्म भरें। स्टेप 4, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए रेफरेंसेस दें। स्टेप 5, फिर उस फॉर्म को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करा दें। स्टेप 6, आपके बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म बैंक अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। स्टेप 7, अंत में आपको अपने नए खुले अकाउंट में इनिशियल अमाउंट जमा कराना होगा। स्टेप 8, अंत में आप अपनी चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग डिटेल ले सकते हैं। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि हम इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है। अब एसबीआई की ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने के लिए पहले आपको एसबीआई की ब्रांच पर जाना होगा और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर कराना होगा। फिर आपको पोस्ट के माध्यम से ऑनलाइन एसबीआई को पहली बार लॉगिन करने की डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एक नया यूजर आईडी, नया लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाएं और लॉगिन बटन को क्लिक करें। फिर कुछ मैसेज के साथ एक नया पेज खुलेगा। आप उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ लें और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन बटन क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा जिस पर आपको एसबीआई द्वारा प्रोवाइड किया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। फिर लॉगिन बटन को क्लिक करें। उसके बाद आप अपने पसंद का यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा बनाएं और उसे सेव कर दें। साथ ही आपको अपने पसंद का प्रोफाइल पासवर्ड बनाना या दर्ज कराने की जरूरत है। इस तरह आपकी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के बारे में भी सुना होगा, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक नेशनल मिशन है। जन धन योजना का क्या उपयोग है? जन धन योजना ये सुनिश्चित करती है कि हमें सस्ते माध्यमों से फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, भेजी गई रकम, क्रेडिट, बीमा और पेंशन।
किस बैंक से हमें ये सेवा मिल सकती है? इसके लिए हम किसी भी बैंक की ब्रांच या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र आउटलेट पर जाके जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर चेक बुक लेना चाहता है तो उसे मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आपको बस आधार नंबर की जरूरत होगी। अगर आपका एड्रेस बदल गया हो तो प्रेजेंट एड्रेस का एक सेल्फ सर्टिफिकेशन भी काफी रहेगा। अगर आधार कार्ड ना हो तो कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। अगर इन दस्तावेजों पर भी आपका पता है तो ये पहचान और पता दोनों सबूत का काम कर देगा। क्या इन डॉक्यूमेंट्स की जगह कोई और डॉक्यूमेंट भी लगाया जा सकता है? अगर किसी के पास इनमें से कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो बैंक द्वारा लो रिस्क की कैटेगरी में है, तो वो बताए जा रहे निम्न डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा जारी किया गया एप्लीकेंट की फोटो लगा हुआ आइडेंटिटी कार्ड, गेजेट ऑफिसर द्वारा एक लेटर जिस पर व्यक्ति की फोटो विधिवत रूप से अटेस्टेड हो। क्या आप हमें PMJDY की योजना के फायदों के बारे में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये योजना जमा राशि पर ब्याज उपलब्ध कराती है। 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। किसी प्रकार के मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। ये 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी उपलब्ध करा रही है, जो कि लाभार्थी की मृत्यु पश्चात पात्रता को सभी शर्तों के पूर्ति के बाद मिल जाता है। भारत में कहीं भी आसान तरीकों से पैसे भेजे जा सकते हैं। 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति घर में केवल एक अकाउंट में उपलब्ध है। खास तौर पे ये घर की महिला को मिलती है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी को इन अकाउंट्स में प्रत्यक्ष ट्रांसफर के द्वारा लाभ मिल जाएगा। 6 महीनों तक अकाउंट की संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा की परमिशन दे दी जाएगी। पेंशन और बीमा उत्पादों को पाना। PMJDY के तहत पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के दावे का भुगतान तभी किया जाएगा यदि रुपए कार्ड धारक ने किसी भी बैंक ब्रांच, बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉम आदि में कम से कम एक सफल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लेन देन की हो। इसी तरह लोगों को बीमा सुविधा से भी अवगत होना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। प्रीमियम पेमेंट के बदले बीमा कंपनी बीमाकृत की मृत्यु पर व्यक्ति को लंप सम पेमेंट, जिसे डेथ बेनिफिट कहते हैं, प्रदान करती है। क्या ये सर्विस ऑनलाइन भी उपलब्ध है? हाँ, इसके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है। क्या आप मुझे ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। LIC की ई-टर्म को प्राप्त करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। स्टेप 1, सबसे पहले www.licindia.in पर जाएं। स्टेप 2, बाय ऑनलाइन को चुनने के बाद ई-टर्म को चुनें। फिर अपनी सुनिश्चित राशि और पॉलिसी टर्म्स चुनें। ध्यान दें, पॉलिसी टर्म वो अवधि है जिसके बाद आप कवर चाहते हैं। पॉलिसी होल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ के बाद बीमा राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा।
फिर इस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल एंटर करें, जैसे नाम, उम्र, जेंडर, क्वालिफिकेशन आदि। उसके बाद एक प्रीमियम कैलकुलेटर चुने हुए पैरामीटर के लिए प्रीमियम को कैलकुलेट करेगा। बीमा किश्त उम्र, जेंडर, टर्म्स, अश्योर्ड सम, हेल्थ, तंबाकू यूजेस पर निर्भर करेगी। 50 लाख से अधिक की सुनिश्चित राशि पर गैर तंबाकू उपभोक्ता के लिए बीमा के प्रीमियम रेट्स कम होते हैं। फिर एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में से कोई भी एक प्रीमियम पेमेंट मोड चुनें। www.licIndia.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और ऑनलाइन ही प्रीमियम पे करें। स्टेप 8, ऑनलाइन भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जरूर रखें। क्या सरकार के द्वारा और कोई इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की गई है? हाँ, सरकार ने अटल पेंशन योजना प्रोवाइड कराई है, जिसके तहत वीकर सेक्शन के लोग अपने बुढ़ापे के लिए एक अमाउंट जमा करके रख सकते हैं और गारंटीड मंथली पेंशन अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत ग्राहक को 60 साल की उम्र के बाद उनके योगदान राशि और अवधि के आधार पर तय पेंशन प्राप्त होगी। मैं अटल पेंशन योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? आप इस योजना के लिए बैंक वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन उपलब्ध एक सब्सक्राइबर फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, पहले किसी भी वेबसाइट से अटल पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करें या फिर इसे बैंक से प्राप्त कर लें। स्टेप 2, फॉर्म भरें और ये ध्यान रखें कि दी जा रही सारी इन्फॉर्मेशन सच और सही है। स्टेप 3, फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लगाएं। स्टेप 4, फिर जो पेंशन आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद चाहिए उसका चयन करें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको हर साल कितनी प्रीमियम देनी होगी। स्टेप 5, फिर अपना सेविंग अकाउंट नंबर एंटर करें। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसे सेम ब्रांच में नॉर्मल कंडीशन के साथ या जन धन योजना के तहत खोल सकते हैं। स्टेप 6, चुनी हुई पेंशन राशि के तहत हर महीने आपके जमा खाते से खुद ब खुद प्रीमियम काट लिया जाएगा। इसकी सहमति आपको योजना के लिए भरे गए फॉर्म में देनी होगी। स्टेप 7, ये सब भर लेने के बाद आप एक बार अपने बैंक अधिकारी से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें फॉर्म के साथ कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो आपको सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में मदद करेंगे। इस योजना के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की एज लिमिट क्या है? 18 से 60 साल। सरकार हाई रिस्क कैटेगरी जैसे मैकेनिक, मजदूर, बहुत सी यात्राएं करने वाले ट्रक ड्राइवर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJY के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस मुहैया कराती है। मैं इस योजना में एनरोल कैसे हो सकता हूँ? आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कुछ सरल स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। पहले अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिंक पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको योजना और अपना अकाउंट नंबर चुनना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद CIF नंबर चुनें और सबमिट को क्लिक करें। इसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको कुछ बेसिक और नॉमिनी की डिटेल भरनी होंगी। कुछ डिटेल जैसे कि नाम, पता आदि पहले से दर्ज किए होंगे। सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद एंटर बटन दबाएं।
इसके बाद आप सफल रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज देखेंगे और एक रेफरेंस नंबर भी आपको प्रदान किया जाएगा। आप स्टेटस टैब का उपयोग कर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेटस को भी देख सकते हैं। क्या आप कृपया हमें इस योजना के लाभ उठाने के लिए एज लिमिट के बारे में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। इस योजना की एज लिमिट 18 से 70 वर्ष है। क्या सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसी कोई बीमा योजना प्रदान कराती है? हाँ, बिल्कुल। यूनियन कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 VPBY को मंजूरी दे दी है। 8% प्रतिवर्ष के रिटर्न की गारंटी दर पर ये योजना 10 वर्षों के लिए पेंशन प्रदान करेगी। कृपया हमें इस योजना के बारे में कुछ और बताएं। ये योजना 10 साल तक पक्के तौर पर पेंशन की एश्योरिटी देती है। योजना का एम 60 वर्ष की आयु के लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कराना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत मिनिमम पेंशन 500 रुपए और मैक्सिमम 5,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में लॉक इन पीरियड 15 साल है। ग्राहक के पास मंथली, क्वार्टरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन चुनने का विकल्प होगा। पेंशन सीधे ECS या NEFT के माध्यम से पेंशन भोगी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा। LIC से प्राप्त नॉर्मल पेंशन पर कर लागू है, लेकिन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत भुगतान की गई प्रीमियम को धारा 80C के तहत टैक्स से छूट दी गई है। पॉलिसी धारक 3 वर्षों के पूरे होने के बाद लोन का लाभ उठा सकते हैं। खरीद मूल्य की 75% राशि उच्चतम संभावित लोन की राशि होगी। पेंशन भोगी की मृत्यु पर नॉमिनी को इन्वेस्टेड अमाउंट वापस मिलता है। क्या ऐसी कोई सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो मुझे अपने लैंड डिटेल्स को एक्सेस करने की अनुमति देती है? हाँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन लाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कई राज्यों ने पहले से ही अपने लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस सर्विस को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बस आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने स्टेट के आधार पर वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी लैंड उत्तर प्रदेश में है तो आपको www.bhuleg.up.nic.in लिंक पर जाना होगा। स्टेप 2, फिर आप वो डिस्ट्रिक्ट चुनें जिसमें आपकी जमीन मौजूद है। मान लीजिए आपने सूची में से गौतम बुद्ध नगर को चुना है। स्टेप 3, इसके बाद तहसील या राजस्व मंडल को चुनें जिसके अधिकार क्षेत्र में वो भूमि आती है। तहसील की तालिका में गौतम बुद्ध नगर का चयन करें और उसके बाद अपना गांव या इलाका चुनें। मान लीजिए आपकी जमीन अट्टा गुजरा में है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन जमीन नंबर प्रदान करके लैंड डिटेल अब प्राप्त की जा सकती है, जो आसानी से ऑनलाइन पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लें हमारे केस में 67 है। फिर 67 दर्ज करें और सर्च का बटन दबाएं। आपको अधिक डिटेल जैसे खसरा और खाता भी भरना पड़ सकता है। यदि आपके लैंड नंबर में अधिक अलॉटीज हैं तो साइट आपकी डिटेल को सर्च करेगी। आखिर में इन नीले बॉक्स पर क्लिक करें जिसके बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं। साइट पूरी डिटेल डिस्प्ले करेगी। मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या आप कृपया सरकार द्वारा दी जा रही किसी ऐसी सर्विस के बारे में बता सकती हैं जो स्कॉलरशिप से जुड़े मामलों पर काम करती है? हाँ, बिल्कुल।
नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल यानी NSP एकमात्र समाधान है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से संबंधित विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सर्विसेज हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की रसीद, प्रसंस्करण के साथ ही स्कॉलरशिप्स की मंजूरी, स्टूडेंट्स को विभिन्न स्कॉलरशिप का वितरण। नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल को नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन प्रणाली परियोजना के रूप में लिया गया है। वर्तमान में NSP में 9 भाग लेने वाले मंत्रालय या विभाग और 21 पंजीकृत योजनाएं हैं। इस पहल का मकसद है सिंप्लीफाइड, मिशन ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और पारदर्शी स्मार्ट सिस्टम। ये स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशन को तेज और प्रभावी डिस्पोजल को एंश्योर करता है और बिना किसी गड़बड़ी के फंड लाभार्थी के खाते में पहुंच जाता है। इस पोर्टल का इस्तेमाल करके मैं स्कॉलरशिप के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकता हूँ? ये बहुत आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल http://scholarships.gov.in/new-student-regfrm पर जाएं और फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सिस्टम के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एप्लीकेशन को भरें और फिर सबमिट को क्लिक करें। सेव करने के बाद आपको एक टेम्पररी आईडी मिलेगी। फिर बाद की डिटेल्स को भरने के लिए अपनी टेम्पररी आईडी और डेट ऑफ बर्थ भरें। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के बाद एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाती है, जिसे एप्लीकेशन का स्टेटस और रिन्यूअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं फॉर्म सबमिट करने के बाद भी अपनी डिटेल एडिट कर सकता हूँ? नहीं, जब तक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप डिटेल्स में बदलाव नहीं कर सकते। मैं फ्यूचर में अपनी स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कैसे कर सकता हूँ? स्कॉलरशिप की रिन्यूअल के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिसे आपने पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन कराया था, इन चीजों की जरूरत होगी। आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करके भी अपनी आईडी दोबारा पा सकते हैं। इसी तरह ई-हॉस्पिटल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस में से एक है। ये ICT सॉल्यूशन पर आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल के लिए है। क्या आप ऐसे कुछ हॉस्पिटल के नाम बता सकते हैं जो इस सिस्टम के तहत सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं? पोर्टल पर हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, जिसके माध्यम से पेशेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी ORS डेवलप की गई है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आधार धारक नागरिक भारत के विभिन्न स्टेट्स और केंद्र शासित राज्य में भी हॉस्पिटल्स में नियुक्ति के लिए नामांकन कर सकते हैं। ई-हॉस्पिटल द्वारा और कौन सी अन्य सर्विसेज प्रदान की जाती हैं? इस सर्विस के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD में अपॉइंटमेंट, लैब की रिपोर्ट और ब्लड अवेलेबिलिटी की जानकारी ऑनलाइन हो गई है और ये आसान भी है। क्या मैं इसके द्वारा अपनी पत्नी के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। स्टेप 1, सबसे पहले http://ors.gov.in/copp-appointment.jsp पोर्टल पर जाएं। फिर पेशेंट का आधार नंबर दर्ज करें। अगर पेशेंट का मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर होता है, तो UIDAI से SMS द्वारा वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा। OTP अपॉइंटमेंट के लिए आधार धारक को UIDAI में अपने KYC डेटा को हॉस्पिटल के साथ शेयर करने के लिए अनुमति देनी होगी।
अगर उसका मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में आधार के अनुसार पेशेंट का नाम दिया जाना चाहिए और UIDAI के साथ डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करने के बाद पेशेंट को मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जैसे एड्रेस, एज आदि देने का अनुरोध करना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता के पास आधार नंबर नहीं है तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे दर्ज कर सकता है? ऐसे केसेस में यूजर को पेशेंट की आइडेंटिटी प्रदान कराने के बाद हॉस्पिटल से OPD कार्ड प्राप्त करना होता है। उसके बाद यूजर को OPD अपॉइंटमेंट की डिटेल देने वाले SMS के जरिए एक कंफर्मेशन भेजा जाता है। आधार नंबर से खुद की वेरिफिकेशन करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स को चुने जहां रोग की जांच के लिए जाना हो। फिर अपॉइंटमेंट की डेट को सिलेक्ट करें और एक SMS के माध्यम से कंफर्मेशन प्राप्त करें। अंत में ली गई डेट या समय पर हॉस्पिटल जाएं। आधार हर किसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी की गई 12 अंकों वाली अद्वितीय पहचान संख्या है। मैं आधार के लिए कैसे एनरोल कर सकता हूँ? आधार कार्ड में खुद को एनरोल करने के लिए कुछ चरणों का पालन करने की आवश्यकता है। स्टेप 1, सबसे पहले एनरोलमेंट का फॉर्म भरें। फॉर्म को भरने में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप एनरोलमेंट ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। ऑपरेटर लोकल सपोर्ट जैसे गांव के अधिकारों, फील्ड इंस्पेक्टर, इंट्रोड्यूसर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, सिविल सोसाइटी आउटरीच, CSOs आदि से सहायता लेने में आपको गाइड कर सकता है। क्या हमें अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा? हाँ, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पहचान पत्र यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, निवास प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ DOB और रिश्ते का प्रमाण प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप POR, इन डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लिए ले जानी होगी। यदि आप इनमें से किसी की भी फोटोकॉपी नहीं ले जा रहे हैं तो एनरोलमेंट सेंटर आपको फोटोकॉपी मुहैया कराएगा। स्टेप 2, इसके बाद वेरीफायर POI, POA, DOB, POR की जांच डॉक्यूमेंट से करेगा। फिर वेरीफायर वैलिडेट किए गए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर साइन और मोहर लगाएगा। इसके बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर एनरोलमेंट फॉर्म से एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में वेरीफाइड डेमोग्राफिक रेजिडेंट डेटा डालता है। यदि आपका डेटा रजिस्ट्रार्स आइडेंटिफायर के द्वारा सुधारा जा चुका है तब एनरोलमेंट ऑपरेटर रेजिडेंट्स डेमोग्राफिक जानकारी को जांच करके ठीक करता है या फिर उसे पूरा भरता है। इसके बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर वेलफेयर सर्विसेज के वितरण में लगे संगठनों के साथ आपकी जानकारी साझा करने के लिए आपकी सहमति मांगेंगे। तदनुसार ऑपरेटर यस, नो के रूप में आपका रेस्पॉन्स जानने के लिए एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एक उपयुक्त विकल्प को चुनेगा। एनरोलमेंट ऑपरेटर को ये जांचना होगा कि RGI यानी जनगणना या सेंसस अधिकारियों ने आबादी या जनगणना सर्वेक्षण के लिए आपके घर का दौरा किया है और NPR रसीद नंबर यानी TIN को सौंपा है। फिर वो एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में NPR नंबर डालता है। क्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के केसेस में माता पिता या अभिभावक के नाम और आधार या एनरोलमेंट नंबर में से एक दर्ज किया जाएगा। NPR नंबर दर्ज करने के बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर ये देखने के लिए जांचता है कि आपकी आंखें और उंगलियां गायब या अंग विच्छेद हैं या नहीं और एनरोलमेंट सेंटर सुपरवाइजर इसकी पुष्टि करते हैं। यदि आपके पास कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है, इन्हें बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस के रूप में डेमोग्राफिक स्क्रीन पर भी दर्ज कर लिया जाएगा। ऑपरेटर
मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन के विवरण में भी सही जानकारी दर्ज करता है। इसके बाद ऑपरेटर आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने प्रेजेंट बैंक अकाउंट को अपने आधार से जोड़ना चाहते हैं या आपके आधार के आधार पर एक नया बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। यदि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हैं, तो ऑपरेटर ये जांच करेगा कि आपके पास किसी भी बैंक में से एक में प्रेजेंट बैंक अकाउंट है या नहीं। यदि सूचित कमर्शियल बैंकों में से किसी एक में भी आपका अकाउंट है, तो ऑपरेटर को बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर जैसी अकाउंट डिटेल्स प्राप्त कराना चाहिए। यदि आप एक नया अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में इसको मेंशन करेगा। फ्यूचर में आपके लिए एक खाता खोला जाएगा। फिर एनरोलमेंट ऑपरेटर वेब कैमरे के द्वारा आपके चेहरे की तस्वीर लेगा। यदि आपके पास मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन है, तो इनकी कैमरे से फोटो ली जाएगी। इस प्रकार एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स IRIS की जानकारी लिखेगा और एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट की जानकारी भी लिखेगा। इसके बाद ऑपरेटर आपके सामने रखे एक मॉनिटर पर दर्ज हुआ डेटा दिखाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो ऑपरेटर आपको सभी डिटेल पढ़कर सुनाएगा ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि सभी डिटेल्स सही हैं। यदि आप डेटा में किसी भी तरह के सुधार की मांग करेंगे, तो एनरोलमेंट ऑपरेटर को एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में सुधार करना होगा। क्या इस तरह के बदलावों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत है? हाँ, उपनाम बदलने जैसे बड़े बदलावों के कार्यों में एनरोलमेंट ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे। एनरोलमेंट ऑपरेटर उस आधार के लिए कंफर्मेशन और साइन ऑफ के लिए अपने फिंगरप्रिंट प्रदान करता है, जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दर्ज कर लिया जाता है। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर के फिंगरप्रिंट की आवश्यकता हो सकती है। अगर कोई अपवाद जैसे कि उंगली या आंख की कमी और अगर बायोमेट्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब फोर्स कैप्चर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। परिचयकर्ता के आधार पर एनरोलमेंट के केस में परिचयकर्ता को अपने फिंगरप्रिंट से साइन ऑफ करके ये पुष्टि करनी होती है कि दर्ज की गई सभी जानकारी सही है। अगर परिचयकर्ता एनरोलमेंट के दौरान खुद मौजूद नहीं है, तो एनरोलमेंट वाले दिन के अंत तक परिचयकर्ता के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरह परिवार के प्रमुख HOF बेस्ड एनरोलमेंट के केस में परिवार के हेड को उनके फिंगरप्रिंट से साइन ऑफ करना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दर्ज की गई जानकारी सही है। अंत में ऑपरेटर को आपके द्वारा सिलेक्टेड लैंग्वेज को चुनना होगा, जिसमें प्रिंट रिसीट पर लीगल डिक्लेरेशन टेक्स्ट प्रिंटेड होगा। उसके बाद ऑपरेटर एक्नॉलेजमेंट स्लिप और एक A4 आकार की शीट में सहमति फॉर्म प्रिंट करेगा। ऑपरेटर को केंद्र से प्राप्त शीट को फाड़ना होगा। ऑपरेटर स्लिप पर साइन करेगा और आपको देगा। उसके बाद आपको सहमति फॉर्म पर साइन करना होगा और इसे ऑपरेटर को वापस करना होगा। यदि निवासी 5 वर्ष से कम का बच्चा है, तो बच्चे के माता-पिता या अभिभावक जिनकी एनरोलमेंट ID सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई थी, सहमति फॉर्म पर साइन करेंगे। POA, POI और DOB प्रमाणों के साथ सहमति फॉर्म को फिर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रोसीजर के अनुसार जमा किया जाता है। ये अच्छा है, लेकिन अगर आवश्यक हो तो आधार नंबर प्राप्त करने के बाद डेटा में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है? जरूर। यदि निवासियों को किसी भी डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने की जरूरत है, वो अपडेट एनरोलमेंट प्रोसीजर का अनुसरण कर सकते हैं। ये प्रोसीजर नई एनरोलमेंट के समान है। मैं इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती हूँ।
ये प्रोसीजर कैप्चरिंग रेसिडेंट डेमोग्राफिक डेटा से शुरू होती है। ऐसा करने के लिए आपको मेन्यू बटन पर क्लिक करना होगा, फिर लाइफ साइकिल चेंजेस पर क्लिक करना होगा और फिर आपको अपडेट रेसिडेंट इंफॉर्मेशन विकल्प चुनना होगा। यहाँ पहला स्टेप है कि आधार नंबर और निवासी के नाम को भरना है। ये याद रखना चाहिए कि अपडेट एनरोलमेंट शुरू करने के लिए आधार नंबर और निवासी का नाम आवश्यक है। एनपीआर भी एक जरूरी फील्ड है, लेकिन अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप नॉट गिवन चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि निवासी एक नवजात है तो कृपया चेकबॉक्स में द रेसिडेंट इज लेस देन 5 years old को चुनें। यदि निवासी को अपने बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने की आवश्यकता है तो प्लीज अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स के चेकबॉक्स को चुनें। अगले स्टेप में नाम में सुधार कर सकते हैं। नाम एक जरूरी फील्ड है जिसमें भले ही सुधार की जरूरत नहीं हो, फिर भी इसे भरा जाता है। नाम में सुधार करने के लिए ऑपरेटर को न्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स के पास दिखाई देने वाले एडिट आइकन पर क्लिक करना होगा। ये एक नया नाम का बॉक्स बना देगा। नाम में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ यानी वेरिफिकेशन के लिए पीओआई के साथ नाम का मिलान होना आवश्यक है। अगला कदम निजी जानकारी में सुधार करना है। इस सेक्शन में जेंडर और एज या डीओबी में सुधार शामिल है। एडिट आइकन पर क्लिक करके इसे ठीक किया जा सकता है, जो उसके संबंधित फील्ड्स को इनेबल कराता है। अगले स्टेप में संपर्क की जानकारी में सुधार शामिल है। मौजूदा कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉन्टैक्ट सेक्शन के हेडर बार की दाईं ओर उपलब्ध एडिट आइकन पर क्लिक करके ठीक किया जा सकता है। ऑपरेटर द्वारा मोबाइल और ईमेल फील्ड्स को छोड़कर एडिट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंतर्गत सभी फील्ड इनेबल हो जाएंगी। ये ऑपरेटर द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये सभी फील्ड्स ठीक से भरी हुई हों। एड्रेस फील्ड में कोई भी चेंज वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस के 5 प्रूफ जैसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ समर्थित होना चाहिए, अर्थात वेरिफिकेशन के लिए POA। निवासी के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को सही करने के लिए ऑपरेटर को दिए गए फील्ड के लिए संबंधित एडिट आइकन पर क्लिक करना होगा। इस पेज की अंतिम फील्ड अर्थात इंफॉर्मेशन शेयरिंग सहमति को निवासी के अनुरोध के अनुसार साझा किया जा सकता है। एनरोलमेंट डेटा की अपडेशन में अगला स्टेप है रेफरेंस देना। रेफरेंस बटन पर क्लिक करने के पश्चात संबंधित पेज खुलेगा। इस स्टेप में वेरिफिकेशन के लिए सही किए गए डिटेल्स को वैलिड डॉक्यूमेंट्स का प्रावधान शामिल है। डेमोग्राफिक डिटेल्स में बदलाव के लिए आपको मान्य दस्तावेज, पहचान पत्र, POI के रूप में और निवास प्रमाण जमा कराना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ड्रॉप डाउन बटन इन प्रत्येक सेक्शन में किए गए सुधारों के आधार पर इनेबल होंगे। ऑपरेटर को दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसी डॉक्यूमेंट नाम का चयन करना होगा जैसा कि वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए निवासी द्वारा जमा किया गया है। अगले पेज पर संबंधित डिटेल फील्ड को भरें। ये डिटेल्स जरूरी हैं। यदि एनरोल्ड निवासी एक नवजात अर्थात 5 साल से कम उम्र का है और अन्य निवासियों के लिए वैकल्पिक है। एक नवजात निवासी के लिए ऑपरेटर को ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन से संबंध चुनना होगा और उसे नाम और एनरोलमेंट आईडी या आधार नंबर दर्ज करने की आवश्यकता होगी। 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के निवासी के लिए यदि विकल्प वेरीफाइंग यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चुना गया है तो रिलेटिव डिटेल्स फील्ड को गैर अनिवार्य या वैकल्पिक माना जाता है।
5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के निवासी के लिए यदि विकल्प इंट्रोड्यूसर शैल वेरीफाई द रेसिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस चुना गया है तो रिलेटिव डिटेल्स का सत्र गैर अनिवार्य या वैकल्पिक हो जाता है। 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के निवासी के लिए यदि हेड ऑफ फैमिली शैल वेरीफाई द रेसिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस का ऑप्शन चुना गया है तो रिलेटिव डिटेल्स क्षेत्र अनिवार्य हो जाता है। एनरोलमेंट डेटा के अपडेशन का अंतिम स्टेप रसीद की छपाई है। एनरोलमेंट फॉर्म में चेंज्ड डेटा साझे जाने के बाद ये दी गई डिटेल के साथ एक सफल विंडो डिस्प्ले करेगा। सक्सेस मैसेज इससे पता चलता है कि एनरोलमेंट डेटा में अपडेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट पूरा होने के बाद जो आईडी जनरेट होती है उसे एनरोलमेंट आईडी कहते हैं। वही रसीद पर भी प्रिंटेड होती है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के प्रिंट को लोकल लैंग्वेज में लेने के लिए एक चेकबॉक्स भी है। रसीद में लोकल लैंग्वेज में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए इस बॉक्स को चुनना होगा। इस विंडो के नीचे 3 बटन डिस्प्ले होते हैं। इनका उपयोग एनरोलमेंट रसीद की छपाई के लिए, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए और अगले नामांकन में जाने के लिए किया जाता है। सर्विस डिलीवरी के दौरान आधार किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आधार सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निवासियों का यूआईडी सही रूप से सेवा प्रदाता के सेवा वितरण या डिलीवरी डेटाबेस में आधार के द्वारा प्रमाणीकरण को जारी करने के लिए जोड़ा जाता है। मेरा आधार किस तरह एसबीआई बैंक खाते से जोड़ा जा सकता है? इसके लिए आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com पर जाना होगा। उसके बाद माई अकाउंट्स के नीचे लिंक योर आधार नंबर पर जाएं। उसके बाद अकाउंट नंबर चुनें, आधार नंबर दर्ज कीजिए और सबमिट को क्लिक कीजिए। फिर मानचित्रण यानी मैपिंग की स्थिति की सलाह ग्राहक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आप अपने एटीएम चैनल के किसी भी एटीएम का प्रयोग करके अपने बैंक खाते के साथ अपने आधार को जोड़ सकते हैं। इसके लिए पहले अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करें और अपना पिन एंटर करें। फिर मेन्यू सर्विस रजिस्ट्रेशंस को चुनें। उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण चुनें। उसके बाद खाते का प्रकार और अपनी आधार संख्या दर्ज करें। क्या हम अपना आधार मोबाइल फोन से भी लिंक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567676 पर इस तरह एसएमएस करें, UID स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या अगर आपका आधार आपके खाते से पहले से ही जुड़ा हुआ है तो आपको एसएमएस से जवाब आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है तो आपकी रिक्वेस्ट की कंफर्मेशन एसएमएस द्वारा मिल जाएगी। फिर आपका आधार नंबर UIDAI के साथ बैंक द्वारा जांचा जाएगा। अगर ये जांच असफल रही तो उपभोक्ता को एक एसएमएस भेजा जाएगा कि वो SBI शाखा से अपने आधार नंबर या ई-आधार के साथ संपर्क करें। हम आधार को बैंक ब्रांच के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? किसी भी SBI ब्रांच में आधार नंबर या ई-आधार की कॉपी लेके जाएं। शाखा में आधार पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति के साथ अनुरोध पत्र जमा कराना होगा। जरूरी जांच के बाद शाखा द्वारा लिंक किया जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती है।